कैसे आप सभी लोग हैं दोस्तों। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में आज हमारे पास कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन पे हम सभी लोग को बात करना जरूरी है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा ऐसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं पे बताई जा रही है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा गलती की गई है दोस्तों, जिसका भारत आज भी खमियाजा भुगत रहा है, यानी भारत को उससे आज भी नुकसान हो रहा है दोस्तों। आइए हम बारी बारी से छह ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे दोस्तों, जो कांग्रेस सरकार में वो घटनाएं घटी और भारत को उससे कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों, बाकी नुकसान ही हुआ। वो कौन कौन सी घटनाएं थी घटी है दोस्तों, उससे भारत को क्या मिल सकता था दोस्तों, आइए उस पर डिटेल नजर डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस राज की 6 गलतियां जिसका भारत पर एक गहरा असर पड़ा है। कुछ गलतियां तो ऐसी है जिसका खमियाजा आज भी भारत भुगत रहा है दोस्तों। तो आज हम कांग्रेस की इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दावा करती है कि हमारे नेताओं ने देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस राज की वो 6 गलतियाँ जिसका भारत पर एक गहरा असर पड़ा है। कुछ गलतियाँ तो ऐसी है जिसका खमियाजा आज भी भारत भुगत रहा है दोस्तों। तो आज हम कांग्रेस की इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है पहला यूएनएससी में सीट नहीं मिल रहा है दोस्तों भारत का, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों। अगर कांग्रेस चाहती तो इसका हो सकता था दोस्तों। आइए इसमें क्या कहा गया है बातें उसको समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान को आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सीट हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन, जो हर बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर भारत का दावेदार हो सकता है तो फिर पाकिस्तान को पीछे क्यों छोड़ा जाए। और यह वीटो पावर चीन को मिला कैसे दोस्तों, यह भी मान लीजिए। इसके सबसे बड़ी वजह जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ साल पहले द हिंदू की एक रिपोर्ट में कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया था दोस्तों। किताब में थरूर लिखते हैं कि नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया में क्या लिखते हैं दोस्तों, कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिल गया था दोस्तों। यह और बात है कि नेहरू ने चीन के वरीयता दी है दोस्तों। थरूर के मुताबिक भारतीय राजनयिकों ने वह फाइल देखी है जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था दोस्तों। पंडित नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के साथ चीन को देने का वकालत की थी। कांग्रेस नेता भी मानते हैं कि नेहरू की वजह से भारत को यूएनएससी में सीट नहीं मिल सकी दोस्तों, नहीं तो आज चीन नहीं भारत के पास यूएनएससी में स्थायी सदस्य के साथ वीटो पावर भी होता दोस्तों। दूसरा कहा जा रहा है नेपाल का भारत में विलय ये संभव था दोस्तों, कि एक समय ऐसा था जब नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की गलती से दोस्तों ये नेपाल हमारे हिस्से नहीं बन पाया दोस्तों, एक अलग राष्ट्र बन पाया। अब बात करते हैं नेपाल के भारत में विलय की दोस्तों। तो पहली बार तो आप भी सुनकर दंग रह गए होंगे कि क्या भला नेपाल भी कभी भारत में विलय करना चाहता था। तो जनाब यह बिल्कुल सच है, यह बिल्कुल सच है। और यह बात खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुलासा किया दोस्तों, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है दोस्तों। क्या लिखा उन्होंने, कहा कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र और इसे ऐसा ही रहना चाहिए दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। नेपाल और भारत के बारे में यूं ही नहीं कहते हैं कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है दोनों हिंदू देश है दोस्तों। यहाँ की संस्कृति और भाषा भी मिलती जुलती है। और अगर नेहरू ने नेपाल के राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो नेपाल आज भी भारत का हिस्सा होता दोस्तों। तीसरी बात कहा जाता है कोको द्वीप भारत का हिस्सा होता, जो कि फिलहाल कह सकते हैं आप एक ये भी नेपाल तिरंगा क्या म्यांमार का कब्जा है दोस्तों इस पर हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, और यह बात भी जानते होंगे कि यहाँ शान से भारत का तिरंगा लहराता है दोस्तों। तो वहीं एक सच यह भी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 5000 द्वीपों में से एक कोको द्वीप भी है दोस्तों, जिस पर भारत नहीं म्यांमार का कब्जा है। पता है क्यों? इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है दोस्तों, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी दोस्तों। अंग्रेज एक मजबूत स्वतंत्र भारत नहीं चाहते थे, इसलिए इन द्वीपों को देने के पक्ष में नहीं थे। इनका सामरिक भी महत्व था दोस्तों। यही वजह है कि इंडिया इंडिपेंडेंसी बिल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो भारत में रखा गया। इस हिसाब से कोको द्वीप भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वो इसे लीज पर ब्रिटेन को दे दे। और 19 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने बताया कि भारत सरकार ने कोको आइलैंड पर अपनी राय भी मान ली है दोस्तों, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। कहते हैं कि नेहरू की ऐतिहासिक भूल थी दोस्तों यह, जहां सरदार पटेल ने लक्षद्वीप पर पाकिस्तानी नज़र को कुंद कर दिया था, वहीं नेहरू कोको द्वीप के मामले में आसानी से लॉर्ड माउंटबेटन की बात मान गए दोस्तों, और बाद में इसी कोको द्वीप को अंग्रेजों ने म्यांमार को दे दिया। कच्चा तिबू द्वीप क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट इस पर कहा जा रहा है, ये भी हमारा भारत का हिस्सा होता है। कहा जाता है राजनीतिक रूप से अहम कच्चा तिबू द्वीप जो भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर रामेश्वर के उत्तर पूर्वी में स्थित है दोस्तों, जबकि श्रीलंका के
जाफना से करीब 62 किलोमीटर दूर है, यानी भारत के बेहद करीब और श्रीलंका से बहुत दूर। लेकिन इसके बावजूद 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले की वजह से कच्चा तिब्बू द्वीप भारत से छिन गया दोस्तों। दरअसल पूरा मामला क्या है ये जानते हैं। कहा जा रहा है इंदिरा गांधी ने भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रस्ताव किया दोस्तों, प्रयास किया है, और एक समझौते के एक किस्से के रूप में इंदिरा गांधी ने कच्चा तिब्बू को श्रीलंका को सौंप दिया था दोस्तों। उस समय उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई राजनीतिक महत्व तो नहीं होगा और इस भारत का दावा खत्म करने से श्रीलंका के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा उनका सोचना था। हालांकि समझौते के मुताबिक भारतीय मछुआरों को अभी भी इस द्वीप तक जाने की इजाज़त थी दोस्तों, लेकिन 1976 में भारत में इमरजेंसी की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ जिसमें किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोका गया था दोस्तों। इस तरह से 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना करीब 285 एकड़ का यह कच्चा तिब्बू द्वीप भी भारत के हाथ से चला गया और श्रीलंका पर इसका कब्जा हो गया दोस्तों। पचमा कहा जाता है पाक सेना का सरेंडर दोस्तों। इसमें भी एक हमें भारत का एक अवसर था दोस्तों, उस पर भी हाथ से चला गया। कहा जाता है 1962 में चीन से जंग हारे हिंदुस्तान को कमज़ोर समझकर पाकिस्तान ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, जिसके तहत कश्मीरियों के भेष में 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में भेज दिया गया था दोस्तों। ऐसे में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को अटारी बाघा बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का आदेश दे दिया था, जिसका असर यह हुआ कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए लाहौर के बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया था, जिससे घबराया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया दोस्तों, जिसके दखल के बाद युद्ध रुक सका था। लेकिन तब तक भारत ने लाहौर के 470 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हालांकि समझौते के तहत भारत को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी, नहीं तो लाहौर आज भारत के पास होता दोस्तों। इतना ही नहीं, भारत के पास बेहतर मौका था कि वो लाहौर के बदले कश्मीर को लेकर निर्णायक डील कर सकता था, लेकिन कांग्रेस राज में ऐसा कुछ संभव नहीं हो सका दोस्तों। छठा पॉइंट आता है भारत पास 1971 का जंग। 65 की जंग के सिर्फ 6 साल बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी पड़ी। इस बार पूर्वी पाकिस्तान यानी आज की जो बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से आज़ाद कराने की जंग थी दोस्तों, क्योंकि अगर पाकिस्तान के कब्जे में बांग्लादेश आ जाता तो पाकिस्तान भारत की दो तरफ घेर सकता था दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में निपटने के लिए तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को बांग्लादेश में उतार दिया, जिसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के आगे घुटने टेकने पड़े थे दोस्तों। यह दुनिया के इतिहास में सरेंडर की सबसे बड़ी घटना थी, जिसकी तस्वीर से पाकिस्तान आज भी बिलखिला उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 71 की इस जंग से भारत को क्या मिला दोस्तों। भारत के पास मौका था कि वो अगर चाहता तो बांग्लादेश की आज़ादी की मदद के बदले कम से कम एक गलियारा मांग सकता था, जिससे पश्चिम बंगाल के कोलकाता से त्रिपुरा के अगरतला जाने की 1600 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ती है दोस्तों, वो घटकर महज 500 किलोमीटर रह जाती है। इसके अलावा भारत को चिकन नेक के साथ कोलकाता से अगरतला तक एक और गलियारा मिल जाता दोस्तों। लेकिन तत्कालीन इंदिरा सरकार ने बांग्लादेश से ये बेहतरीन डील का मौका गंवा दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तानी कुंडली मारकर बैठा है दोस्तों, तो इसके पीछे भी किसका हाथ हो सकता है दोस्तों, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में पीओके के लिए सीधे तौर पर नेहरू सरकार का आरोप लगाया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ों समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को दोस्तों बहुत बहुत